जैसे कि स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग टर्म के बारे में। किसके बारे में? अकाउंटिंग टर्म। इसका मतलब अकाउंट के भीतर जो शब्द यूज किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ना है कि जो वर्ड यूज किए जाते हैं उन शब्दों का मतलब क्या है। समझ रहे ना? जो अकाउंटिंग के टर्म में यूज किया जाता है, ठीक है, यानी उसके क्षेत्र में जो यूज किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंट का। किसी का अकाउंट से आप लोग खाता कहते हैं। कह रहा है अकाउंट किसी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन का एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसका प्रभाव किसी पार्टिकुलर संपत्ति, एसेट्स का मतलब क्या होता है? संपत्ति, लायबिलिटी यानी कि दायित्व, एक्सपेंस यानी खर्च, इनकम यानी कि आय पर पड़ता है। अकाउंट का सीधा इफेक्ट किस पे पड़ता है? इन्हीं सब चीजों पर पड़ता है। आप ही बताओ, कोई पैसा आपके खाते में है, आप यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी संपत्ति गम हो रही है, किसमें इफेक्ट पड़ रहा है? संपत्ति पे। किसी को पैसा देना है, आपका दायित्व बन रहा है। या कोई पैसा कहीं कुछ परचेज नहीं कर रहा है तो एक्सपेंस हो रहा है, या कोई आपको दे रहा है तो इनकम हो रहा है। सारी चीजें अकाउंट पे ही है। जो चीजें आ रही है आपको आपके हिसाब से इनकम लग रही है, जो जा रही है आपके हिसाब से एक्सपेंस लग रही है। तो ये किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का होता है, पार्टिकुलर का होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कैश अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज ये है कि अकाउंट के भीतर कोई भी नाम यूज करेंगे तो उसके बाद अकाउंट जरूर लगाएंगे। जैसे मैंने बोला रमेश ट्रेडर, तो अकाउंट लगाएंगे रमेश ट्रेडर अकाउंट। मैंने बोला परचेज, तो लिखेंगे परचेज अकाउंट। हर शब्द के पीछे क्या जोड़ेंगे? अकाउंट, जहां उसकी रिक्वायरमेंट हो। दूसरा कहा है बिजनेस। क्या कहा है? बिजनेस। और बिजनेस का मतलब क्या होता है? व्यापार होता है। क्या होता है? व्यापार होता है। और व्यापार चलाने के लिए सबसे उपयोगी चीजों की बात लास्ट की क्लास में डिस्कस अबाउट इट कि कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। ज्यादातर संपत्तियों में मैंने कहा था, नाम बता सकते हैं कैश की। किसी किसी रिक्वायरमेंट होती है कैश की, लैंड की, बिल्डिंग की, फर्नीचर की, मशीनरी की, व्हीकल्स की, और जिस वस्तु का हम व्यापार कर रहे हैं उस गुड्स की। समझ रहे हैं बात को ना? जैसे कि आप जानते हैं गुड मतलब क्या होता है? GOOD। गुड मतलब अच्छा होता है। क्या होता है? अच्छा। तो हसनैन बताइए आप कि अगर उसमें यस लगा दिया जाए, गुड्स लगा दिया तो क्या होता होगा? हसनैन बताइएगा। GOOD में यस लगा दिया जाए, गुड्स हो जाए, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? नहीं पता। बहुत अच्छा। पीछे रेड रेड जैकेट, गुड्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नहीं पता आपको बाबू? बैठे बैठे बताइए आप यार। नहीं पता? हाँ वाइट, नहीं पता। पीछे वो अच्छे अच्छे मनीष, नहीं पता। सामान, सामान तो मेरा। हाँ याद रखिएगा, जब गुड में यस जुड़ जाता है तो सामान हो जाता है। देखिएगा ट्रकों पे लिखा रहता है गुड्स कैरियर। क्या लिखा था ट्रकों पे? गुड्स कैरियर, ये सामान ढोने वाला। तो याद रखिएगा यहाँ कभी भी गुड वर्ड का यूज नहीं होगा, ज्यादातर वर्ड यूज होगा गुड्स। और जब भी यस लग जाए इसका मतलब होता है सामान। क्या होता है? सामान होता है। दिमाग में रखिएगा, वस्तु, जिस वस्तु का व्यापार करें उसके कंडीशन में आप गुड्स वर्ड यूज करेंगे। ठीक है? जैसे कि मान लो मैं बिजनेस करता हूँ चावल गेहूं का, तो मेरे बिजनेस का गुड्स क्या कहलाएगा? चावल गेहूं। चावल गेहूं क्या कहलाएगा? मेरे व्यापार का वस्तु कहलाएगा। ठीक है? गुड्स कहलाएगा। दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ बात क्या है? बिजनेस, बिजनेस का मतलब व्यापार हो गया। अच्छा, व्यापार आप क्यों प्रारंभ करते हैं? किस उद्देश्य से करते हैं? कि हम लाभ कमाएं। उद्देश्य तो हमारा यही होता है ना। बात की बात है क्या होगा वो अलग की बात। कहा है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य क्या कहलाता है? बिजनेस या व्यापार कहलाता है। कह रहा है बिजनेस को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3। कौन कौन सा? ट्रेडिंग यानी जो व्यवसायी होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यानी जो उत्पादन करते हैं, और सर्विस जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे समझिएगा, आप 2 टाइप की चीजें खरीदते हैं, या तो आप गुड्स खरीदते हैं या तो सर्विस खरीदते हैं। और 2 टाइप की चीजें बेचते भी हैं, या तो गुड्स बेचते हैं या तो सर्विस बेचते हैं। जैसे समझिएगा, आपने एसी खरीद लिया। क्या खरीद लिया? एसी। तो क्या परचेज किए हैं आप? गुड्स परचेज किए हैं। क्या परचेज किए हैं? गुड्स परचेज किए हैं। एसी बिगड़ गया है, उसको बनवाने के लिए किसी को बुला रहे हैं, तो क्या खरीद रहे हैं? सर्विस खरीद रहे हैं। क्योंकि वो आएगा, बनाएगा, और उसके लिए क्या लेगा आपसे? पेमेंट लेकर जाएगा। तो ये क्या आपने परचेज किया? सर्विस परचेज किया। समझ आ गई बात ना? अभी नहीं परचेज किया तो घर में रह जाएगा आपके।
जाएगा ना, वो सर्विस बदते हैं, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो कोई पूछेगा बिजनेस क्या होता है, क्या बोलेंगे, लाभ कमाने के उद्देश्य से, क्या है, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य क्या कहलाता है, बिजनेस। मैं इसी टाइम कहा था आने के लिए, हाँ पोलाइट हूँ, पोलाइट ही रहने दो, दिक्कत हो जाएगी, आप लोग अनजान हो अभी भी मेरे बिहेवियर, ठीक है। तो बिजनेस किसे कहते हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य क्या कहलाता है, बिजनेस। इसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन कौन सा, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, व्यवसाय। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब उत्पादन, जो लोग बनाते हैं। और सर्विस का मतलब जो लोग सुविधा प्रदान करते हैं। जैसे मैंने बताया ना, एसी खरीदा तो क्या होगा, गुड्स खरीदा, और उसको बनवाने के लिए किसी चीज को किया तो सर्विस परचेज की। और बेच भी सकते हैं ना, आपकी दुकान है तो हम एसी बेचेंगे भी और बनवाने के लिए भी बेच देंगे, ठीक है। अगला है प्रोप्राइटर, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, ये बात सही है, ये होगा, देखना ये होगा प्रोप्राइटर, ठीक है। ये भी थोड़ा सा है, आप लोग सही कर लीजिएगा, दोनों सही थोड़ा सा कर लीजिएगा। प्रोप्राइटर, PROPRIETOR, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, मालिक। प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, मालिक। अगर आप बिजनेस चलाते हैं और उस बिजनेस के चलाने का सारा जो श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है आप पर, तो आप क्या है, बिजनेस के मालिक है, क्या है, जिसे हिंदी में यहाँ पे स्वामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वामी। आपको पता है ना कि पहले की जो महिलाएं हुआ करती थी वो अपने पति को स्वामी कहकर बुलाती थी। तो लड़कियां ही बताएंगे और कोई नहीं बोलेगा। तो वो अपनी पति को स्वामी कहकर बुलाते थे, लड़के नहीं बोलेंगे। तो पुरुष लोग अपनी पत्नियों को क्या कहकर बुलाते थे, कोई कुछ बोला है, देवी। तो देवी कहते थे लोग और वो स्वामी कहते थे, ठीक है। लेकिन उसका कोई इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो काल्पनिक है, काल्पनिक ही रहने के लिए यहाँ पे है। उसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब नाम हो गया है डायरेक्टली, ठीक है। ठीक है, या अलग अलग लोग नाम रखते हैं, जानते ही होंगे आप लोग, ठीक है। पॉइंट छोड़ दीजिए। तो प्रोप्राइटर का मतलब होता है जो व्यक्ति किसी व्यापार, मालिक कौन है, वो व्यक्ति है जो जोखिम उठा रहा है। अच्छा मतलब मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं पैसा लगा रहा हूँ, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ क्या कि प्रॉफिट ही होगा, नहीं, या लॉस ही होगा, नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं क्या कर रहा हूँ, रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि मैं लॉस भी हो सकता है मेरे बिजनेस में। तो जो जोखिम उठाने के तैयार है, यानी जिसका दायित्व तो बन रहा है सारी चीज का, यानी कि बिजनेस में लाभ होने होने का दायित्व जिनका बन रहा है, हानि होने के लिए जो जिम्मेदार है, वही व्यक्ति मालिक कहलाता है, यानी कि प्रोप्राइटर कहलाता है। कहा है कि जो व्यक्ति किसी व्यापार में पूंजी लगाने का जोखिम उठाता है, या व्यापार में होने वाले लाभ या हानि का जिम्मेदार होता है। अच्छा प्रॉफिट हुआ तो भी मैं ही जिम्मेदार हूँ, और लॉस हुआ तो मैं ही जिम्मेदार हूँ। तो जो जिम्मेदारी को उठाने का काम जो करता है वो कौन कहलाता है, क्या कहलाता है। जैसे संस्था में मान लो कुछ महीने में बच्चे ज्यादा लेफ्ट हो गए, लॉस हो गया, तो इसके दायित्व तो किसको जाएगी, इफेक्ट किस पे पड़ने वाला है, डायरेक्ट, क्योंकि हमारी इम्प्लाई है, हमारे तो उस पर कुछ ज्यादा नहीं। समझ ना बात को ना, वही बात है। प्रोप्राइटर समझ में आ गया, स्पेलिंग सही कर लिया आप लोग, सब सही किया है, ठीक है। पूछेंगे, अगला है अकाउंटिंग पीरियड। अच्छा, यहाँ अकाउंटिंग पीरियड्स का मतलब यहाँ वही समय की बात की गई है, नहीं बोलते लॉन्ग टाइम एगो या लॉन्ग टाइम पीरियड पहले। तो पीरियड टर्म जो होते हैं एक टाइमिंग से ही रिलेट करती हैं यहाँ पे। और यहाँ अकाउंटिंग पीरियड की जब भी बात की जाएगी तो अकाउंटिंग की जो समय अवधि होती है, टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। अब जैसा कंडीशन लोग देंगे उससे बता दीजिएगा, मान लो कोई पूछेगा इस टाइम कौन सा चल रहा है या 23 का क्या होगा, तो 23 से 24 हो जाएगा, दिमाग में रखिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट भूलना नहीं। कहा है एक रेगुलर पीरियड यानी समय अवधि जिसके लिए हम फाइनेंशियल ईयर या फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, वही क्या कहलाता है, अकाउंटिंग पीरियड। मतलब आज से हमारा व्यापार स्टार्ट हुआ, इस फाइनेंशियल ईयर में जितना हमने किया, ये सब चीजें क्या कहलाएंगी, अकाउंटिंग पीरियड कहलाएंगी। और कहा है अकाउंटिंग पीरियड एक मंथ का भी हो सकता है,
क्वार्टर भी हो सकता है और ईयर भी हो सकता है। मंथ का मतलब महीना, क्वार्टर का मतलब 3 महीना। तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं, याद रखिएगा। और वो सालाना भी होता है। समझ में आ गई बात? तो क्या इन 4 चीजों को दिक्कत है? नहीं। अगला है चार्ट ऑफ अकाउंट। क्या है? चार्ट ऑफ अकाउंट। कहा है ऐसे सभी अकाउंट का समूह जो किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, ऑर्गेनाइजेशन मतलब पहले ही रह जाता है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है? संस्था। कहा है ऐसे सभी अकाउंट का समूह जो किसी एक पार्टिकुलर संस्था के द्वारा प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? चार्ट ऑफ अकाउंट। क्या कहते हैं? वो आपको पढ़ाया जाएगा अभी डिटेल में, उसका बहुत सारे हैं लंबा, कितने ग्रुप, कितने सब ग्रुप, प्राइमरी कितने, ये सारी चीजें, ठीक है, वो आगे चलेंगी। अभी फिलहाल में याद रखिएगा कि किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जा रहा है, यूज किया जाने वाला जो वर्ड होता है वो क्या कहलाता है? चार्ट ऑफ अकाउंट। क्या कहलाता है? चार्ट ऑफ अकाउंट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, सारे वर्ड याद भी होने चाहिए, लोग पूछा जाएगा, टेस्ट होगा तो भी, और आप कहीं जाएंगे एज इंटरव्यू के तौर पे तो भी लोग पूछ देंगे। ठीक है, अगला है एंटिटी। क्या है? बताइए एंटिटी का मतलब क्या होता है? बताइए एंटिटी का मतलब क्या होता है? एंटिटी का मतलब होता है अस्तित्व। लिखिएगा, एंटिटी का मतलब क्या होता है? अस्तित्व। लिख लीजिए नोट में, एंटिटी का मतलब होता है अस्तित्व। ये टाइम है ना, क्यों लेट हो रहा था? एंटिटी का मतलब क्या हो गया? अस्तित्व। अब अस्तित्व की बात क्या कही गई है सुनिएगा ध्यान से। कहा है एंटिटी एक पर्सन भी हो सकता है, या पार्टनरशिप बिजनेस भी हो सकता है, या कोई संस्था भी हो सकती है। इस अस्तित्व का मतलब क्या है समझिएगा। जैसे समझिएगा, अगर बहुत सारे बच्चे प्रीफर करते हैं मुझसे पढ़ना, भले से मैं एक छोटी जगह से बिलोंग करता हूँ या मेरी संस्था बहुत छोटी है, फिर भी मेरे पास बच्चे ज्यादा है, प्रीफर कर रहे हैं, तो ये क्या है? मेरा एक अस्तित्व है कि मेरे नाम पे बच्चे आ रहे हैं। या ऐसे समझ लो, पटौना में कोई फेमस मिठाई की दुकान होगी जहां लोग आंख बंद करके कहते हैं फलाना जगह चले जाओ, वहां मिल जाएगा आपको अच्छी मिठाई, और आप चले भी जाते हैं, जाते हैं ना। वो बस अपने नाम से, अब उस दुकान पे कौन बैठता है ये भी मैटर नहीं करेगा, उस दुकान पे कौन बैठता है ये भी मैटर नहीं करेगा, और आप जाते हैं वहां से मिठाई लेते हैं और घर चले जाओ, महंगा भी देगा तो भी आप ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि अच्छा समझ के। या यूं समझ लो कि दुकान बड़ी नहीं, बहुत छोटी ही है, और आप जा रहे हो तो वहां व्यक्ति का इफेक्ट पड़ता है कि वो रहेंगे तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, होता है ना। तो ये सब चीजें क्या है? एक अस्तित्व वाली, समझ रहे हैं? और अस्तित्व का बड़ा महत्व है। जैसे लोग नहीं कहते हैं कि अगर व्यापार कर रहे हैं, अगर प्रॉपर लोकेशन पे नहीं है तो वो बिजनेस प्रॉपर तरीके से सुचारू रूप से नहीं चलता। यानी एंटिटी होना बहुत जरूरी है। तो वही कहा है एंटिटी किसी व्यक्ति की भी हो सकती है, या पार्टनरशिप में, अगर हम तुम पार्टनरशिप में बिजनेस चला रहे हैं तो हम लोग का भी हो सकता है अस्तित्व। हो सकता है दोनों में से किसी एक आदमी को लोग ज्यादा प्रीफर करते हो। जैसे यही पे संस्था में बात करें, कोई बात आप लोग करनी है तो ज्यादा प्रायोरिटी किसी को दी रहे कुछ कर सबको कि उनसे करके फीस कम करवा लेंगे, ऐसा करवा लेंगे, वैसा करा लेंगे, या हम लोग भी प्रीफर कर देते हैं उनके पास जाइए। समझ रहे ना बात को? तो ये सारी चीजें हैं, ये अस्तित्व वाली बात आती है। और यहाँ बिजनेस में भी वही बात है, कहा है एंटिटी एक पर्सन या पार्टनरशिप बिजनेस या किसी संस्था क्या हो सकता है जिसका ये लीगल सेपरेट एग्जिस्टेंस हो। लीगल का मतलब कानूनी, क्या होता है? लीगल मतलब कानूनी रूप से एक सेपरेट एग्जिस्टेंस, यानी अपना एक अस्तित्व मौजूद हो आपका। लोग नहीं कहते, हमारे लोग छोटे बच्चे हैं कुछ कह रहे हैं, लोग कहते हैं तुम्हारी अभी हैसियत ही क्या है, क्या है तुम्हारा, किस बात में उछल रहे हो उतना, क्योंकि वो किसी लेवल पे नहीं है। और वही आप किसी एक आप क्या बोलते हैं, किसी आपको कोई पदवी मिल जाए, कोई पोस्ट मिल जाए, तो आपका एक अस्तित्व बन गया कि नहीं बन गया? तो वही बात है, सिंपल सी बात है, अस्तित्व का मतलब यही है। तो कहा है कि सेपरेट एग्जिस्टेंस हो। जैसे मैं बोलूं पटौना में सबसे ज्यादा कौन सा ज्वेलरी की दुकान फेमस है? एस्परा,
ऐश्वर्या की बालाजी जो भी है, तो इनका क्या है, एक अस्तित्व बना हुआ है। आप पूछेंगे किसी से भी पटौना में किसी व्यक्ति से कि हमको ज्वेलरी की कुछ चीजें लेनी है, किस दुकान पे ले, तो फटाक से रेफर कर देंगे, यहाँ चले जाइए। तो ये क्या है, उनका अस्तित्व बना हुआ। समझेगा ना, अस्तित्व का मतलब क्या है, अपना सेपरेट एक्सिस्टेंस यानी मौजूद रहता है, अस्तित्व बना रहता है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा गेन कर पाए चीजों को। समझ रहा है ना। चलो अगला है ट्रांजेक्शन। क्या है, जिसे हिंदी में बोलते हैं सौदा। क्या बोलते हैं, सौदा। और सौदा कितने लोगों के बीच में होता है, मिनिमम मिनिमम दो होते हैं, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितने चाहिए, दो लोग होने चाहिए अगर सौदा करना है। ठीक है, कहा है दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी, यानी मेरा भी कोई ना कोई अस्तित्व है ना, अगर बिजनेस चला रहे हैं तो मेरा कोई ना कोई अस्तित्व है कि नहीं, मैं बिजनेस चला रहा हूँ, और आपसे अगर मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, सामान मंगा रहा हूँ, तो आपका भी कहीं ना कहीं अस्तित्व है। तो यानी दो लोगों के ऐसे लोग जिनका दो लोगों का अस्तित्व बना हुआ है, और हमारे बीच कोई भी क्या हो रहा है, लेन देन हो रहा है, उन्हें ही हम क्या बोलेंगे, ट्रांजेक्शन या सौदा बोलेंगे। कहा है दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच में होने वाला लेन देन क्या कहलाता है, ट्रांजेक्शन कहलाता है। ट्रांजेक्शन एक ऐसा इवेंट होता है जिसकी कोई वैल्यू है। बताओ अगर हमारे तुम्हारे बीच में कोई सौदा हो रहा है या ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उसकी कोई वैल्यू होगी कि नहीं होगी। ये मारकर हम आपस में ले लिए तो ये सौदा है नहीं, पैसे का ही होगा ना। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, उसकी वैल्यू होगी ना। तो वही बात बोला कि ट्रांजेक्शन हो भी रहा है, तो उस ट्रांजेक्शन की क्या होगी, कोई ना कोई वैल्यू होगी। जैसे आपने मुझे जमीन दिया तो मैंने उसकी जगह पैसा दे दिया, हुआ ना। कोई सामान दिया तो उसके बदले हमने पैसा दे दिया। ये क्या हो रहा है कि हम हमारे बीच ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेकिन उसके बदले हम आपको क्या पे करना है, या तो ले रहे हैं या दे रहे हैं, क्या, वैल्यू। वैल्यू का मतलब एक अमाउंट, कोई ना कोई अमाउंट की बात की गई है। तो कहा है, फिर से सुन लीजिएगा, दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच होने वाला ट्रांजे क्या कहलाता है, लेन देन, ट्रांजेक्शन कहलाता है। और ट्रांजेक्शन एक ऐसा इवेंट होता है जिसकी कुछ वैल्यू होती है, जो दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच में इन्वॉल्व हो। जैसे कि मान लो परचेज गुड्स, क्या कर लिया आप, तो परचेज गुड्स, तो एक परचेज हो गया, और परचेज किए होंगे तो क्या किए होंगे, कुछ दिए होंगे ना, सामान खरीदे होंगे तो कुछ दिए होंगे उसके बदले ना। तो क्या हो गया, कैश हो गया। तो दो बात आ गई कि नहीं आ गई, हो गया। या पैसा प्राप्त किए हैं आप, पैसा आपको क्या प्राप्त हुआ है, कैश। आपको क्या प्राप्त हुआ है, कैश, और किसी ने दिया होगा ना, तो दो एंटिटी आ गई कि नहीं आ गई। यही सब बातें होती है, समझ आगे बताते ना। ट्रांजेक्शन क्या होता है, ट्रांजेक्शन हिंदी में क्या बोलते हैं, सौदा। ये कितने भी लोगों के बीच में होता है, दो लोगों के बीच में होता है। मिनिमम दो है, मैक्सिमम दो है, तो लेकिन परिभाषा में ऐसा ही बोलेंगे, दो या दो से अधिक बिजनेस एंटिटी के बीच में होने वाला लेन देन क्या कहलाता है, ट्रांजेक्शन, यानी कि सौदा कहलाता है। कोई दिक्कत, चलिए। उसके बाद अगला है एसेट्स। क्या है, एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। एसेट्स मतलब क्या होता है, संपत्ति होता है। ठीक है, अब समझिएगा, संपत्ति किसे कहेंगे, पहले उसकी परिभाषा समझिएगा। तो बिजनेस को चलाने के लिए, किसको चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए जो भी चीजें उपयोगी हैं, वो बिजनेस की क्या कहलाती है। ये प्रोजेक्टर क्या है, ये कंप्यूटर जिसपे आप लोग बैठे हैं, डेस्क, ये बिल्डिंग, ये प्रोजेक्टर, ये फैन, ये एसी, ये पार्टीशन, सब कुछ इस गायत्री इंस्टीट्यूट की संपत्ति, सिर्फ मुझे छोड़, बाकी सारी चीजें क्या है, संपत्ति, बिजनेस की संपत्ति है। तो परिभाषा कैसे देंगे संपत्ति का, कि व्यापार चलाने हेतु जो जो चीजें आवश्यक है, जरूरी है, जो बिजनेस को चलाने में मददगार कर साबित होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, संपत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपत्ति बोलते हैं। यह दो टाइप की होती है, कितने टाइप की होती है, दो टाइप की संपत्ति होती है। एक होता है करंट एसेट्स, और एक होता है फिक्स एसेट्स। अब समझिएगा, फिक्स क्या होता है, करंट क्या होता है। जिन संपत्ति की समय अवधि यानी टाइम पीरियड एक साल से ज्यादा होता है, वो फिक्स कहलाती है, और जिनका एक साल से कम होता है वो, जैसे मार्कर क्या है, संपत्ति है कि कुछ और है, मार्कर क्या है, संपत्ति है। मार्कर क्या है, एक साल से ज्यादा चलेगी। ये कौन सा एसेट है, करंट है। और ये जमीन फिक्स एसेट, मशीनरी फिक्स एसेट है, व्हीकल फिक्स एसेट है। यानी और कैश क्या है, कैश, कैश भी संपत्ति है ना,
कैश भी तो संपत्ति है, कौन सा है? करंट है, फिक्स है? करंट लो क्या होगा? समझ में आएगा? फिक्स और करंट ना, जिनकी समय अवधि 1 वर्ष से ज्यादा है, जो लंबे समय तक बिजनेस में चलते रहेंगे, वो क्या कहलाएंगे? फिक्स एसेट। और जिनकी समय अवधि 1 वर्ष से कम है, 1 वर्ष में खत्म हो जाए, विलुप्त हो जाए या कुछ भी हो जाए, उन्हें क्या बोलेंगे? करेंट एसेट। समझ में आ गया कितने टाइप के एसेट्स होते हैं और संपत्ति किसे कहते हैं? चलिए अब इसमें जो दिया वो पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है वे सभी वस्तुएं जो अस्थाई या अस्थायी रूप से व्यापार चलाने में मदद करती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एसेट्स यानी संपत्ति कहते हैं। एसेट्स किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं जिसे मनी के रूप में मेजर किया जा सकता है। किस रूप में मेजर किया जा सकता है? मनी के रूप में मेजर किया जा सकता है। जैसे कि बिल्डिंग। बिल्डिंग, भवन का मतलब क्या है? यहाँ पे बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है? संपत्ति है ना। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, व्हीकल्स, कैश, ये सब क्या है? संपत्ति। समझ आ गया ना? और क्या जिसमें जिसके मतलब मेजरमेंट जो होगा, जैसे वहां वैल्यू की बात किया था, यहाँ मनी लिख दिया है, बतिया वही है। ठीक है। अब नीचे दिया होगा इसका कि कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, फिक्स और करंट दिया, देखा ना, जिसके मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक फिक्स हो गया, एक करंट। फिक्स में क्या क्या सुनिएगा? ऐसे एसेट्स जिनको किसी बिजनेस में लंबे समय तक प्रयोग किया जा सके, उसे क्या बोलेंगे? जैसे एग्जांपल में लैंड। लैंड ऐसा नहीं ना आज खरीद लिए तो कल खत्म हो जाएगा। ठीक, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट। अच्छा, प्लांट का मतलब यहाँ पेड़ से नहीं होता है, जहाँ चीजों को बनाया जाता है ना उसको लोग बोलते हैं प्लांट है। जहाँ तेल उत्पादन खींचा जाता है वो प्लांट है। समझ रहे ना प्लांट का मतलब? फर्नीचर एंड फिक्सर, ये सारी चीजें क्या कहलाती है? फिक्स एसेट कहलाते हैं। करंट में क्या है? ऐसे एसेट्स जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे यानी कम समय के लिए यूज की जाती है और उसके बाद से क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, उन्हें बोलते हैं क्या? करंट एसेट। एग्जाम्पल में दिया कैश या बैंक का बैलेंस। बैंक का बैलेंस भी फिक्स नहीं है, करंट है, आज है कल नहीं रहेगा। ठीक है, क्रिमिनल खेल के उड़ा देंगे आप लोग। तो कह रहा है इन एसेट्स का बैलेंस लगातार घटता बढ़ता रहता है, यानी इसे इसीलिए क्योंकि करंट एसेट का क्या है, मान लो कैश आज 100 रुपया था, कल 200 हो गया या सब समय हो गया, तो घटता बढ़ता दोनों रह रहा है ना, इसीलिए इसको फ्लोटिंग एसेट्स भी कहा जाता है। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, करंट एसेट्स को फ्लोटिंग एसेट्स भी कहा जाता है। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, 10, एक दिन में 10 पॉइंट पढ़ाएंगे, ठीक है? हो गया? अब सुन लीजिए, तो समझ में आ गया ना आप लोग एसेट के बारे में? कोई डाउट नहीं है ना? जहाँ दिक्कत होगी पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं पूछूंगा फिर दिक्कत हो जाएगी। या तो आप पूछ लीजिएगा नहीं तो मैं ही पूछ लूंगा। समझ रहे हैं ना? हाँ। क्यों इतने सीरियस लग रही हो? अगला है लाइबिलिटी। क्या है? लाइबिलिटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं दायित्व। पहले बहुत इत्मीनान से सुनिएगा, सब ध्यान से इधर देखिए बोलते हैं। जैसे कि ये कौन है भाई? जैसे कि सुनिए ध्यान से, कि जैसे कि हम कोई चीज अगर किसी से लेते हैं उधार के रूप में, तो हमें उसे देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? यही हमारा दायित्व कहलाता है। अगर हमने किसी से कर्ज लिया है तो उसे चुकाना है, यह हमारा क्या है? दायित्व है। या ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपकी एक दुकान है, मेडिकल शॉप है, आपकी एक मेडिकल शॉप है और आपके वहां एक कस्टमर आया मेडिसिन लेने। एक कस्टमर है, मेडिसिन लेने आया। क्या लेने आया? मेडिसिन लेने आया। और वो मेडिसिन आपके पे अवेलेबल नहीं थी, लेकिन फिर भी आप कभी नहीं चाहेंगे कि कोई कस्टमर आपकी दुकान से खाली जाए। आपने क्या किया? अपने छोटू को, जो आपके दुकान पे काम करता है छोटू, उसको बगल वाले मेडिकल स्टोर के पास भेज दिया। बोला जाओ वहां से एक पत्ता लेते आना, दवा जो भी है लिख के दे दिया। अब छोटू आया, दवा लाया, और आपने किसको दे दिया? अपने कस्टमर को। और आपने इससे पैसा ले लिया और एक कस्टमर अपने घर चला गया। कस्टमर से सारी कहानी खत्म। अब आपके ऊपर दायित्व तो बनता है कि आप बगल वाले मेडिकल स्टोर को या तो पैसा दे दें, या नेक्स्ट टाइम जब आपके पास भी स्टॉक आएगा तो एक पत्ता उसका वापस कर दीजिएगा। ये क्या है? आपका दायित्व। सीधी सी बात यही कहना चाहता हूं कि अगर आपने किसी से कुछ लिया है
उधार के रूप में या कैसे भी, तो उसे आपको चुकाना है। ये आपका क्या है? दायित्व। क्या है? दायित्व है। शादी, आपने गांव में देखा होगा, शादियों विवाह में लोग आसपास से बेलन चौकी मांग लाते हैं, मांगते हैं ना। तो अगले दिन फिर दायित्व बनता है, जो मांग के लाया होता है कि पहचान पहचान के लोगों के घर तक पहुंचाए हुए। ये क्या है? दायित्व है। मतलब किसी को भी कोई चीज देना है, वो हमारा क्या कहलाता है? दायित्व कहलाता है। समझ में आ गई बात ना? तीन चीजें अकाउंट में बहुत ज्यादा यूज की जाती हैं। एक होता है एसेट्स। क्या होता है? एसेट्स। एक होता है लाइबिलिटी, और एक होता है कैपिटल। ये तीन चीजें बहुत ज्यादा यूज की जाती हैं अकाउंट के भीतर। इनके बारे में डिटेल में और बताएंगे। फिलहाल में लाइबिलिटी का मतलब क्या हो गया? दायित्व हो गया। क्या हो गया? दायित्व हो गया। यानी अगर हमने किसी से कोई चीज लिया है, तो हमें क्या है? हमें, हमारा दायित्व बनता है कि हम उसका चुकाएं। जैसे बिजली का बिल, आप लोग बिजली यूज करते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी, फिर एक महीने के बाद क्या होता है? आपके घर बिल आता है। तो ये क्या है? आपका दायित्व है कि बिल चुकाएं। तो दो सिम आता है, आपने सुना होगा, एक प्रीपेड सिम आता है, एक प्रीपेड सिम आता है, और एक पोस्ट पेड सिम आता है। बताइए दोनों सिम में से कौन सा लाइबिलिटी है? प्रीपेड और पोस्टपेड में कोई समझाएगा प्रीपेड क्या है, पोस्टपेड क्या है? नहीं पता है? हम समझा दें, सुन लीजिए। प्रीपेड कहता है कि पहले आप भुगतान करिए, यानी पहले पेमेंट करिए, फिर लाभ उठाइए। तो देखते नहीं, आप लोग रिचार्ज कराते हैं तो 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है, 28 दिन तक यूज करते हैं। आप यूज करें ना करें, 28 दिन के बाद वो क्या हो जाता है? एक्सपायर हो जाता है। और पोस्टपेड कहता है कि पहले आप एक महीना यूज कर लीजिए, जितना का बतियाए होंगे, जितना चलाए होंगे, उतने का बिल आएगा, उतना पेमेंट। तो दायित्व तो कौन बनेगा, पोस्टपेड में प्रीपेड में? तो दायित्व तो तभी बनता है कि जब हम कोई सेवा पहले ले ले और भुगतान बाद में करें, वही चीज दायित्व कहलाएगा। तो किसमें ऐसा हो रहा है? दायित्व किसमें आ रही है? प्रीपेड में, पोस्टपेड में? पोस्टपेड। प्रीपेड में तो कोई दायित्व आ ही नहीं रहा है। और जब पहले ही पेमेंट हो गया है तो संपत्ति हो गया, एसेट्स हो गया। और जब बाद में करना है तो लाइबिलिटी हो गई। अब बताइए, पुष्कर सर ने मुझे एडवांस सैलरी दी है, तो मेरे लिए क्या हुआ? दायित्व हुआ। अब मेरा दायित्व बनता है, या तो मैं पुष्कर सर के अंडर में रह के और कुछ दिन काम करके मैं उनका पैसा चुका दूं, या फिर मैं कहीं ना कहीं से अरेंज करके उनका पैसा दे दूं। दो काम है ना, या तो मैं उनके अंडर में काम करूं या उनका पैसा चुका दूं। ये मेरा क्या है? दायित्व है। लेकिन उनके लिए क्या है? संपत्ति है। क्योंकि हमेशा दोनों की बात की जाती है। आप सोचिए, आप किसी से सामान खरीदेंगे तो आप क्या खरीद रहे हैं? क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और वो क्या कर रहा है? सेल्स कर रहा है। दोनों की बात आ रही कि नहीं? आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। और उसके लिए क्या हो रहा है? रिसिप्ट हो रहा है। समझ आ रही बात ना? तो ये दोनों, हमेशा दो लोगों की बात होती है। तो लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? दायित्व होता है। क्या होता है? दायित्व होता है। तो प्रीपेड और पोस्टपेड में अंतर समझ में आ गया? प्रीपेड क्या है? एसेट्स है। पोस्टपेड क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि इसमें पहले हम लोग यूज करते हैं और बाद में पेमेंट करते हैं, बाद में भुगतान करते हैं। लाइबिलिटी में कहा है वह पैसा जो हमारे बिजनेस पे किसी दूसरे बिजनेस या व्यक्ति को देना है, मतलब हमारे ऊपर बकाया है, हमको किसी को देना है, वो क्या कहलाता है? लाइबिलिटी यानी दायित्व कहलाता है। जैसे कि मान लो, जिससे आप सामान खरीद रहे हो, वो क्या कहलाएगा आपका? दो बात याद रखिएगा, बिजनेस में कभी भी हम खुद की बात नहीं करते, हमेशा सामने। जैसे आपके वहां शादी पड़ी है, तो आप लोग जो गेस्ट आते हैं उन पे ध्यान देते हैं, खुद पे ध्यान देते हैं कि हम ही खा लें, हम ही पी लें, अरे सो जाए अब। नहीं, जो सामने वाला गेस्ट आया उन पे ध्यान देते हैं आप। तो हम परचेज करते हैं तो भी सामने वाले की ही बात करते हैं, और सामान बेचते हैं यानी सेल्स करते हैं तो भी सामने वाले की ही बात करते हैं। याद रखिएगा, जब हम परचेज कर रहे हैं तो सामने वाला हमारा कहलाता है सप्लायर। क्या कहलाता है? और जब हम सेल करते हैं तो सामने वाला क्या कहलाएगा? बताइए। कस्टमर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये डायग्राम बना लीजिएगा आप लोग, कि जब हम परचेज करते हैं तो सामने वाला क्या कहलाता है? सप्लायर कहलाता है। और जब सेल करते हैं तो सामने वाला क्या कहता है? कस्टमर कहलाता है। हो गया? हो गया ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए। तो जब सुनिए, तो सप्लायर को याद रखिएगा, सप्लायर को हम बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोला जाता है? लिख लीजिएगा आप लोग भी। सप्लायर को बोला जाता है क्रेडिटर,
और कस्टमर को बोला जाता है डेब्टर। क्या बोला जाता है? डेब्टर। बाद में और डिटेल में समझाएंगे, फिलहाल में इतना लिख लीजिएगा। इतना 9 तक रहने दीजिए, ज्यादा हो जाएगा। तो अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो ये आपका दायित्व क्या है? क्या है ये आपका? अगर आपने बैंक से लोन लिया तो ये आपका क्या है? दायित्व। अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया तो क्या है? दायित्व है। अगर किसी से आपने कोई सर्विस ली है, उसका भुगतान नहीं किया तो क्या है? दायित्व। जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला सिस्टम क्या है? दायित्व ही तो है। 1 महीना यूज करते हैं तब बिल आता है, तब हम पेमेंट करते हैं। और जिसमें पहले ही पेमेंट कर दिया जाए वो आपका संपत्ति हो जाता है। क्या हो जाता है? याद रहेगा। तो यही तक 9 तक सब लोग पढ़ के आएंगे, कल पूछा जाएगा। थैंक यू क्लास।